नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। त्रिपुरा सहित 2 मार्च को आएंगे दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे। पीएम मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त करेंगे जारी। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे 16,800 करोड़ रुपए किए जाएंगे जमा। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में होगी पेशी। घंटों की पूछताछ के बाद रविवार शाम सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। निकी हेली का बड़ा बयान, सत्ता में आए तो अमेरिका से नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मिलने वाली विदेशी सहायता में कर देंगी कटौती। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराया। लगातार तीसरी बार जीत विश्व विजेता का खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर चौथे वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं, जिसका विषय होगा रीचिंग द लास्ट माइल, लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड। हम आपको बता दें कि 11 मार्च तक 12 वेबिनार का आयोजन किया जाने वाला है। यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बजट में की गई घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों में समन्वय स्थापित करना है। बजट के बाद के वेबिनार के विचार की परिकल्पना खुद प्रधानमंत्री ने की थी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी करने वाले हैं। हम बता दें, इस कार्यक्रम में पीएम किसान और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों समेत लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि सचिव मनोज आहूजा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। इसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपए कोविड-19 काल में किसानों को कई किश्तों में दिए गए थे। आज पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर मेघालय और नागालैंड के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से आज रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। दोनों राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मतदान 59 सीटों पर ही हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मेघालय में एक उम्मीदवार के निधन के चलते सोहयोंग विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है। वहीं नागालैंड में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के सामने कोई उम्मीदवार न होने के कारण उन्हें अनअपोज यानी कि निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। दोनों राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिलांग में संसद टीवी संवाददाता सूरज मोहन झा ने मतदाताओं से बातचीत की। मेघालय विधानसभा के चुनाव 27 फरवरी को हैं और उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अन्य अधिकारीगण या कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए बैलेट पोस्टल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि वो लोग अपना मतदान कर सके और उसके बाद अपनी अपनी जो उनको असाइन ड्यूटी है जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन वाले दिन, उनको इस तरह का एक किट भी दिया जा रहा है बैग में, जिसमें स्टेशनरी, हेल्थ और तमाम जो कागजात हैं वो इसमें रखे गए हैं ताकि, और वो सारी किट उनको दे दी गई है ताकि वो इसे लेकर अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें
वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा सके। इस तरफ आप देख सकते हैं अधिकारीगण जो है अपनी कागजी कार्रवाई, जो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं उसको चेक कर रहे हैं, जो बैग में उनको स्टेशनरी या अन्य चीज़ें मिली हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं और पोलिंग स्टेशन जाने से पहले वो हर चीज़ को चेक कर रहे हैं। शिलोंग से सूरज मोहन झा की रिपोर्ट, कैमरामैन महावीर सिंह के साथ। हम बता दें कि नागालैंड में कुल 13,09,651 वोटर्स हैं। वहीं मेघालय में 21,61,129 मतदाता हैं। नागालैंड में कुल 13.9 लाख वोटर्स में से 6,56,035 महिलाएं हैं, जबकि 6,53,616 पुरुष मतदाता हैं। इसी तरह मेघालय की बात करें तो मेघालय में 21.61 लाख वोटर्स में 10,92,396 महिलाएं हैं, जबकि 10,68,801 पुरुष मतदाता हैं। जी, हमारे साथ सूरज मोहन झा जो कि मेघालय में मौजूद हैं, पवन कुमार शर्मा जो कि नागालैंड में मौजूद हैं, दोनों अपडेट करेंगे। बात करें अगर नागालैंड की, पवन, नागालैंड में स्थिति क्या है? सूरज मोहन झा ने तो बाकायदा वहां जाकर देखा कि किस तरीके से मतदान से पूर्व स्थिति है और क्या तैयारियां हैं। आपने जब जायजा लिया, क्योंकि अब 2 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए, तो क्या स्थिति है नागालैंड में मतदान की? प्रतिबिंब यहाँ पे जैसा आपने बताया कि 59 सीटों पे मतदान हो रहा है। एक सीट पर पहले ही बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध चुने जा चुके हैं, तो अच्छा खासा मतदान हो रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। अभी 2-3 मतदान केंद्रों पे मैं गया, वहां पे काफी भीड़ देखने को मिली। शुरुआत में एक मतदान केंद्र में दीमापुर में जहां मैं गया, वहां पे वीवीपैट में थोड़ी समस्या थी, फिर बाद में वो सुलझ गई। काफी महिलाएं भी बड़ी संख्या में और बुजुर्ग भी, लोग भी उन मतदान केंद्रों में देखते बड़ा जोश है, क्योंकि यहाँ पिछली बार 80% मतदान हुआ था प्रतिबिंब, तो इस बार और ज्यादा होने की उम्मीद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और चुनाव आयोग का आशा है कि अच्छी तरह से होगा। एक फैक्ट शीट मैं आपके सामने रख दूं अभी कि कुल मतदान केंद्र है यहाँ पे 3,419 और जो पिंक बूथ्स हैं जिसमें महिलाएं प्रबंध कर रही हैं वो हैं 118। और जहां तक यूथ की बात है, क्योंकि युवाओं का बड़ा महत्व है नागालैंड में, तो लगभग 90,000 ऐसे नए मतदाता हैं प्रतिबिंब जो 18 से 19 साल के हैं, वो मतदान करेंगे। और जो 20 से 29 साल के हैं ऐसे लगभग 7 लाख मतदाता हैं। तो बड़ी उनमें जोश है युवाओं में। और जब भी मैंने उनसे बात करी युवाओं में, तो यहां में शांति को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, विकास को लेकर ये बड़े मुद्दे हैं। और जब स्थानीय लोगों से बातचीत करी, जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनसे बात करी, तो उनका कहना था कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का मामला है, बिजली का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है, वो भी चाहते हैं कि पूर्वोत्तर में जो अब तक नहीं हुआ, वो रोड कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचे। यही उनके मुख्य मुद्दे मुझे नजर आए। जी। और बड़ा जोशो खरोश से ये सारा मतदान की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 80 पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सूरज मोहन झा भी लगातार मौजूद हैं। सूरज, यहाँ पर पवन अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से नागालैंड में युवाओं में विशेष रूप से उत्साह है और प्रधानमंत्री ने आज जो ट्वीट किया है दोनों राज्यों में मतदान को लेकर, उन्होंने युवाओं से बढ़ चढ़कर इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कहा है। लेकिन जब पूर्वोत्तर की बात आती है, पूर्वोत्तर के मतदान की बात आती है, तो महिलाओं में मतदान को लेकर बेहद रुझान देखा जाता है। इस बार महिलाओं को लेकर विशेष रूप से अगर बात करें मेघालय की, मेघालय में क्या स्थिति है? बिल्कुल प्रतिबिंब, मैं इस समय शिलोंग के ईस्ट शिलोंग विधानसभा की एक पोलिंग स्टेशन पे हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है आपको दिख सकती हैं लगी हुई है मतदाताओं की। सुबह के 7 बजे से यहाँ मतदान हुआ है। पूर्वोत्तर है, जल्दी सुबह हो जाता है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया यहाँ शुरू की और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली। महिलाओं की जहां तक हम बात करें तो जब सुबह हम यहाँ पर 7 बजे आए थे, 7 से 8 साढ़े 8 बजे तक के बीच में महिलाओं की भी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन अब चूंकि जैसे दिन बढ़ रहा है तो महिलाएं मतदान के, तो महिलाओं की संख्या इस समय इस पोलिंग स्टेशन पे थोड़ी कम दिख रही है। थोड़ी देर पहले तो काफी ज्यादा थी, लेकिन हाँ, उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों में इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए। और निर्वाचन आयोग ने जिस तरह की तैयारी की थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पिछली बार यहाँ पे 86% मतदान हुआ था, लक्ष्य रखा गया है 90% का मतदान हो, तो वो यहाँ पर जो लंबी कतारें हमने देखी है उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार ये शायद रिकॉर्ड टूटेगा। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। प्रतिम, यहाँ सर आप बताएं, इस बार मेघालय आप वोट कर रहे हैं, क्या उम्मीदों के साथ जिताएंगे जिसको? क्या चाहते हैं? हाँ जी, क्या चाहते हैं हम लोग? हाँ। अच्छा हो जनता के लिए।
ये सूरज ये चाहते हैं यहाँ पे। सर आप बताएं, इस बार आप मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके पास? हमारे मुद्दे क्या, वही पुराने मुद्दे हैं, विकास चाहिए और क्या है। विकास चाहिए। सर आप बताएंगे। विकास के मुद्दे हैं, डेवलप्ड रोड सही हो, ट्रैफिक कम हो। सर आप बताएं। वही है बात। तो आपने देखा कि मुद्दे जो है, हर मतदाता यहाँ पर किसी न किसी मुद्दे के साथ आया है। कोई विकास के मुद्दे पे, कोई सड़क के, कोई जो चाहता है वो जिस दल को जिताना चाहता है उसके लिए वोटिंग कर रहा है। तो आप उत्साह देख सकते हैं मतदाताओं के बीच में, बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ पर मेघालय में, और यहाँ पर मतदान प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। और वो देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पर मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जी। लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल चलिए रही हैं। सूरज आप बने रहिए वहां पर, हम मुद्दे हमने लगातार देखा आपसे था अपडेट निर्वाचन लेते आयोग रहेंगे। अभी तक के अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज मोहन झा और पवन कुमार शर्मा अपडेट दे रहे थे मेघालय और नागालैंड से, और बता रहे थे कि सुबह से ही उत्साह है मतदाताओं में और बढ़ चढ़कर मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा भी ले रहे हैं। मेघालय और नागालैंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं 4 राज्यों तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान शुरू हो चुका है। हम बता दें कि तमिलनाडु में इरोड पूर्व निर्वाचन क्षेत्र की सीट थिरुमहान एवरा के जो है एक, और अरुणाचल प्रदेश में लुम्बड़ा सीट जम्बे ताशी, और पश्चिम बंगाल में सागर दिघी सीट पर सुब्रतो साहा के निधन के बाद ये तीनों सीटें खाली हुई थी। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो ममता देवी के अयोग्य ठहराए जाने के कारण वहां पर उपचुनाव हो रहा है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान लगातार जारी है, और वहां पर आप देख सकते हैं वहां की तस्वीरें। मतदान शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा भीड़ फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो मतदाताओं की संख्या भी बढ़ने वाली है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के बढ़ते व्यवसायीकरण के साथ स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ रहे बोझ से चिकित्सा सेवाओं पर अविश्वास और संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। 19वें सर गंगाराम ऑरिशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर जस्टिस, क्वेस्ट फॉर फेयरनेस एंड इक्विटी इन हेल्थ केयर में CJI ने कहा कि समानता और निष्पक्षता प्रमुख कारक हैं जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के बढ़ते व्यवसायीकरण के साथ स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ रहे बोझ से चिकित्सा सेवाओं पर अविश्वास और संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। इससे भारत में बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानताओं से वंचित समूह के स्वास्थ्य पर असंगत असर भी पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के कुशल कामगारों की कमी का सामना कर रहे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि उनकी सरकार भारत के IT पेशेवरों के लिए कामकाजी वीज़ा लेने की प्रक्रिया आसान बनाना चाहती है। भारत दौरे पर पहुंचे शोल्ज ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि कानूनी ढांचे में इस साल ऐसा सुधार लाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि जर्मनी सॉफ्टवेयर डेवलपर और IT क्षेत्र के कुशल कामगारों को आकर्षित कर सके। शोल्ज ने यह भी कहा कि हम कामकाजी वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया सरल करना चाहते हैं। कानूनी प्रक्रिया के अलावा हम पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को भी आधुनिक रूप दे रहे हैं। CBI ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में कल शाम को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सिसोदिया से 2021-22 की आबकारी नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में रविवार को कई घंटे तक पूछताछ की गई। इससे पहले गत वर्ष 17 अक्टूबर 2022 को भी उनसे पूछताछ की गई थी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का मामला पिछले साल सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें मनीष सिसोदिया भी एक हैं। प्राथमिकी में इन लोगों पर आबकारी नीति के नियमों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। घर की चौखट से लेकर बाहर तक महिलाओं ने निभाया है हर कर्तव्य। जब एक बेटी पैदा होती है तब से उसके सामने असंख्य रूप से
अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। ऐसे गांव हैं बहुत सारे जिला पंचायतों में कि वहां तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं जा पाता, लेकिन हमारे में ये है कि हम वहां भी जाने की कोशिश करते हैं। दुख सुख गमी कुछ भी हो, जनता के बीच में रहती हूँ। और अब की बार अपना आसमां में बात होगी पंचायत और महिला नेतृत्व की। देखना ना भूलिएगा इस सोमवार शाम 6 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर का दौरा करेंगी। वो बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को संबोधित करेंगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उसे लोकप्रिय बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के 2 दिन के समारोह में शामिल होंगे। संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सरगोंडन कोप्पा में हुआ था। उन्हें समाज सुधारक और बंजारा समुदाय का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 2 मार्च तक सिक्किम की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के बाद सिक्किम के विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ वो विचार विमर्श करेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। लोकसभा सचिवालय के प्राइड ने संसद के पुस्तकालय भवन में आज स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन पर एक सत्र का आयोजन किया है। सत्र दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली है। हाई कोर्ट ने निर्णय याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच आज वाद सूची के अनुसार फैसला सुनाने वाली है। भारतीय वायुसेना के 5 तेजस हल्के लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात में एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान किसी अन्य देश में हो रहे अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेंगे। वायुसेना की एक टुकड़ी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने 110 कर्मियों के साथ यूएई के अल दाफरा वायुसेना अड्डे पर पहुंच चुकी है। वायुसेना 5 तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान के साथ भागीदारी कर रही है। मुर्शिदाबाद जिले पर भारत बांग्लादेश सीमा पर भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ के जवानों पर रविवार सुबह बांग्लादेशी बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया और 2 जवानों को बुरी तरह से घायल कर दिया। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने रविवार को कश्मीरी पंडित समुदाय के 40 वर्षीय एक व्यक्ति की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो एटीएम के सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। काम करने वाले संजय शर्मा पर जिले के अचन इलाके में सुबह करीब 11 बजे गोली चलाई गई। राहगीर उन्हें एक अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों में लोक निर्माण विभाग का एक जूनियर इंजीनियर, सामाजिक कल्याण विभाग का एक अर्दली और सरकारी संकुल का एक शिक्षक शामिल है। इन पर आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान से गतिविधियां चला रहे आतंकवादियों के इशारे पर स्थानीय लोगों को उनके समर्थन में जुटाने, आतंकवादियों के साथ शामिल होने और विस्फोटक छुपाकर लगाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान करने वाली रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने अपने चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेली ने अमेरिका की मौजूदा बाइडेन सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है।
हेली ने बाइडेन प्रशासन की ओर से विदेश भेजी जा रही मदद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो अपने दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान को मदद के तौर पर भेजी जा रही फंडिंग को पूरी तरह रोक देंगी। बता दें कि अमेरिका हर साल 46 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जो कि चीन, पाकिस्तान और इराक जैसे देशों को जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि G20 भारत को दुनिया के लिए तैयार और दुनिया को भारत के लिए तैयार होने के वास्ते सक्षम बनाता है। भारत की एक साल की G20 की अध्यक्षता पर हैदराबाद में अपने संबोधन में एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया ये सबक सीख गई है कि सुरक्षा का मतलब केवल भौतिक सुरक्षा नहीं, न ही केवल आर्थिक सुरक्षा ही है। इसका अर्थ स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा भी है। इसलिए हमें आज वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने के तरीके खोजने होंगे। हम आपको बता दें कि आज से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में G20 के महिला 20 समूह की बैठक शुरू होने जा रही है। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व, विकास में पूंजी और प्रतिष्ठा इस बैठक के मुख्य विषय वस्तु हैं। सभी प्रतिनिधियों को 5 प्राथमिक क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए 5 समूहों में विभाजित किया गया है। ये समूह हैं महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल अंतर को दूर करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन कार्रवाई में महिलाओं की भूमिका। बैठक में भाग लेने के लिए 19 देशों और यूरोपीय संघ के 150 से अधिक प्रतिनिधि आ चुके हैं। और बात खेल जगत की बड़ी खबर की। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 6ठी बार और लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 157 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वो 6 विकेट पर 137 रन ही बना पाए। साउथ अफ्रीका के लिए ओपनर लॉरा वोलवॉर्ड ने 48 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट, एशले गार्डनर, जेस जोनासन और डार्सी ब्राउन को 1-1 विकेट मिला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 27 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। 27 फरवरी साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जन्मे आजाद महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। वो चंद्रशेखर आजाद ही थे जिनके सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आज ही के दिन साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 अंग्रेज पुलिस वालों को गोली मारकर अपने आप को गोली मार ली। आजाद ने प्रण लिया था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे।